बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम भी है और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैं अपना टॉपिक अनाउंस करूँ, आप टेलीफोन कॉल्स करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी के बाद जिन मसाइल का सामना होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन। असल में दुनिया का बहुत अहम तरीन मरहला भी इसको कह सकते हैं, और क्योंकि बीइंग अ मदर ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसको मुश्किल तरीन मरहला भी कहा जाता है, शदीद वाला मुश्किल तरीन। आपने नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो निभानी होती है। पहले 9 महीने प्रेगनेंसी के, उसके बाद डिलीवरी के बाद वाले इश्यूज़, उन इश्यूज़ के साथ आपने बेबी की केयर भी करनी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने अपने घर को भी देखना है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपने अपने काम को भी देखना है। बट जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकता कोई भी। अब होता क्या है जी, डिलीवरी के बाद बहुत सारी ख़वातीन, अगर सी सेक्शन हुआ है उसके अलहदा से इश्यूज़ हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके अलहदा से इश्यूज़ हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस, फिर उसके बाद स्किन आपकी जो है वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहती, बालों का गिरना, फिर पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है, अगर कोई खातून उसमें चले गई तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक कंडीशन हो जाती है। आपसे बच्चा भी नहीं संभाला जाता, आपकी ज़हनी कैफियत हो जाती है। ऐसे में काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। वीकनेस हो जाना, खून की कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। फिर अगर आप मोटापे का शिकार हो गए हैं तो जो भी आता है देख के, ओहो हो इसको क्या हो गया, ये तो पहले ऐसी नहीं थी, इसके रंग को क्या हो गया, इसके बालों को क्या हो गया। सो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस भी करती हैं, लाइफ आपकी मुश्किल भी हो जाती है और फिर चैलेंजिंग भी हो जाती है। सो आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये गाइड करना है कि अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है, बाल गिरना शुरू हो गए, आपकी स्किन पे एक्नी हो गई है, स्किन मुतासर हो रही है, जाहिर बात है फिर अब आपको रातें जाके बच्चे को भी संभालना है, डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। आपने इस तमाम चीज़ों को कैसे कवर करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट का यहाँ पे रोल हम समझते हैं ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है या फिर इसको कंटिन्यू रखना होता है, ये भी आपको बताएंगे। डिलीवरी के बाद कितना ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन लें, क्योंकि हम 9 महीने तो मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं कि अच्छा जी माँ की न्यूट्रिशन जो है उसको भी पूरा रखना है, बच्चे की भी, तो हमने विटामिन डी भी ले ली, हमने आयरन की मेडिसिन भी ले ली। बाद में कितना ज़रूरी है उस पर भी हम बात करेंगे। अपनी मेहमान का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। वंस अगेन टेलीफोन कॉल्स जो हैं आप कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी है। गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आमना ज़िया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा का एक लंबा एक्सपीरियंस, और जिन अस्पतालों में डॉक्टर साहिबा काम कर रही हैं, कर चुकी हैं, मेरे ख्याल से वहाँ काम करना ही मैं आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ। थैंक यू। नो डाउट आप अंदर कदम रखें और आपको इतने पेशेंट नज़र आते हैं, इतने पेशेंट, वो लोग जो कि इलाज के लिए आए हुए हैं, वो लोग जो कि डिलीवरी जिनकी होनी है, वो लोग जो कि चेकअप के लिए आते हैं, मतलब एक लंबी कतार है जी। गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर साहब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इससे कबल लेडी विलिंगटन अस्पताल में भी, जो कि स्पेसिफिकली ये दोनों जो हैं वो गायनी के लिहाज से जो है समझे जाते हैं कि बहुत अहम है। सो डॉक्टर साहबा, आज का हमारा टॉपिक डिलीवरी के बाद के इश्यूज़, इनको हम कह सकते हैं कि अच्छा डिलीवरी हो गई, अब तो खातून को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली घर में बड़े ये कहते हैं, सास कह देती है अब क्यों जा रही हो भाई डॉक्टर के पास, अब क्या ज़रूरत है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने इस इशू के बारे में सोचा, क्योंकि अमूमन हम कहते हैं फारिग हो गई कुड़ी बस सही है भाई, बिल्कुल। लेकिन ये वो पीरियड है जो एक और बहुत सेंसिटिव पीरियड है, जिंदगी की एक बहुत बड़ी चेंज आती है। जैसे आपने सब कहा, कहते हैं अच्छा तब ड्रामे कर रही है। हाँ, ये क्या ड्रामा शुरू हो गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हम गुजर चुके हैं इससे, बहुत मुश्किल टाइम। आप देखिए सिंस इयर्स, साइंस ने तो अब तक रखी की ना, सिंस सेंचुरीज लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये 1.25 महीने का पीरियड जो ना 6 वीक्स, ये कोई ख़ास पीरियड है, इसमें बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। एक रिवर्ट करता है इंसान, दोबारा अपनी नॉर्मैलिटी को जा रहा होता है। yes. अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जैसा आपने भी बात की है कि बहुत बड़ी चेंज आती है जिंदगी में। डॉक्टर साहिबा, आप दोबारा तो जा रहे होते हैं उसकी तरफ, लेकिन नई चीजों एक नई जिम्मेदारी के साथ ब्रेस्ट फीड कराना इतना डिफिकल्ट टास्क है। फिर आपको रात जागना पड़ता है, अपनी लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज, जो बच्चियों को पता ही, आजकल की बच्चियों को तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ही नहीं होता।
असल में पता है इलाज क्या करता है, हमें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे हम इम्तिहान की तैयारी पहले से करते हैं, हमें पता होता है हमने एग्ज़ाम इम्तिहान देने जाना, तो इसी तरह प्रेगनेंसी के साथ, प्रेगनेंसी के दौरान प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर प्यूपेरियम। ये जो 1.25 महीने का पीरियड है, इसमें आपकी जिम्मेदारी कैसे बढ़ जाएगी, एंड यू नो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। जैसे मैं अपनी पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब पेन्स आती है ना, तो ये नहीं सोचना पेन आ रही है, द पी इज़ नॉट फॉर पेन, इट इज़ फॉर पावर, पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। बेटे दुनिया का बेहतरीन तोहफा है औलाद का होना। बेशक, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन तोहफा अता किया है। सबसे पहले तो शुक्राना होना चाहिए। बेशक। और फिर आई थिंक हम बहुत लकी हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास फैमिली सपोर्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। हमारी माएँ, बहनें, सास, नंदे जो भी है, हमारा एक सिस्टम मौजूद है एग्जैक्टली जो सपोर्टिव है। जी। वेस्ट में आप देखिए इन चीज़ों का ना होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। लड़कियां अकेले सब कुछ कर रही होती हैं, या वहाँ उनको खाने भी पकाने, बच्चे भी बाहर भी अंदर। एनीवेज हमारे यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, लेकिन प्रिपरेशन बच्चियों की उस तरह नहीं कराई जाती कि बेटे बच्चे के साथ थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा डिले जो आ जाता है कि हमें फ़ौरन माँ के साथ कडल करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बड़े मसाइल हैं। सिर्फ हमारे यहाँ लोग इनिशिएट करने से घबरा जाते, नहीं इसको तो दूध 2-3 दिन बाद आएगा, दूध नहीं आता। अरे दूध नहीं आता, वो जो शुरू में पानी निकल रहा है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो जितनी बीमारियों से माँ के जिस्म में हिफाजत है, वो सब उस बच्चे को जाती है हिफाजत। ये किसी डिब्बे के दूध में ताकत नहीं। और वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज़ को। उनमें सांस का मसला, पेट की खराबी, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें लो रैप पे चली जाती हैं। जबकि वो बच्चे जो बॉटल फेड होते हैं वो सीमिंगली मोटे ज़रूर होंगे, लेकिन उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस कम होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ी नेमत है बेटे, जिसको हम भूल रहे हैं। और आई एम सॉरी, हम फीडर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फिर एक बात पता क्या होती है, बच्चा बार बार माँ की गोद में घुसता है। देखा इसका पेट नहीं भरा, इसका पेट नहीं भरा, तुम्हें दूध नहीं आ रहा, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इंडक्टेड। ये गलत है। बच्चा माँ के पास सिर्फ दूध के लिए नहीं आता, वो 9 महीने उसके अंदर आए। माँ की खुशबू, माँ के जिस्म की लमस, उसको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसको सेफ्टी की और सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो बार बार उस महफूज जगह पे जाना चाहता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम इस बात को समझते हैं कि नहीं इसको भूख लगी है, इसका तो पेट नहीं भरा। बच्चे का पेट कितना सा होता है, इतना मुन्ना सा। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझेंगे उसको 2 आउंस चाहिए, मैं समझेंगी उसको 1 आउंस चाहिए, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आधा आउंस हो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसलिए बच्चे उलट देते हैं, हम ओवर फीड कर रहे होते हैं। ये बेटे, ये कुदरत इतनी हसीन है, परवरदिगार ने हर चीज़ इतनी परफेक्शन में बनाई है कि हमें एक्स्ट्रास की ज़रूरत कम पड़ती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो अपने ओन पे सर्वाइव कर सकता है। जी। फीडर्स और ये डब्बे के दूध तो अब की ईजाद है ना, इस दौर की ईजाद है। इंसान तो सेंचुरीज से चल रहा है। क्या उस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं थी? लेकिन आप जितना क्लोज टू नेचर रहते हैं उतनी बेहतरी रहती है। बेशक। इसलिए ब्रेस्ट फेड बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बीमारियों से बचाव रहेगा, और इवन माँ को बहुत फ़ायदे हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर से बचती है, उसका यूट्रस मजबूत होता है, उसकी बॉडी शेप अप होती है। अच्छा जनाब, जो फैट इकट्ठी हो जाती है बॉडी में, उसको घोलने का बेहतरीन तरीका है कि ब्रेस्ट फीड किया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। डॉक्टर साहिबा, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी क्या मसाइल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए बेटे, नॉर्मल डिलीवरी मसाइल, इस प्रॉब्लम में हमारे डॉक्टर्स की क्यों ज़रूरत पेश आई? दुनिया ने रियलाइज़ किया कि ये जो मरहला है प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का और उसके बाद का, ये औरत की ज़िंदगी का ख़ास मरहला है, और इसमें से बहुत सी औरतों की मौत वाक़ हो जाती थी। आज भी दुनिया में, और पाकिस्तान इस वक्त जो है नंबर 5 पर है दुनिया में, हर आधे घंटे बाद एक औरत मर जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उसके बाद भी, जैसा हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है लोगों को, डायबिटीज़ हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। यही चीज़ें बाद में भी कंटिन्यू कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद इनका इंसिडेंस कम हो जाता है, लेकिन 1.25 महीने के दौरान ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। इसलिए ख़तरा एक्लेम्सिया का, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर रहा है जी, कि उनको फिट पड़ सकता है, वो रहता है। इसलिए उनको नमक अवॉइड करना चाहिए, घी अवॉइड करना चाहिए। वो जो डायबिटिक हो गई प्रेगनेंसी में,
उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट अभी भी मीठा, हमारे जैसा वो पंजीरी वगैरह खिलाई तो उसमें खूब घी और चीनी डलती है, जी। सो यू स्टिल हैव टू कीप अ चेक। वो शुगर लेवल्स डाउन हो जाएंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर बहुत सी ख़वातीन अनीमिक हैं, क्या मतलब हुआ कि उनमें खून की कमी है। खून की कमी, वो खून की कमी जब आप एक औरत डिलीवर होती है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे सिजेरियन, ब्लीडिंग होती है, खून की कमी मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको खुराक भी अच्छी चाहिए। और जैसे आप अभी बात कर रही थी मल्टीविटामिन्स की, तो बेटे आयरन की मकदार उसमें अगर ऑलरेडी कम है तो उसको शी हैज़ टू कंटिन्यू विद हर आयरन। आयरन की गोलियां उसको मज़ीद खानी है जब तक उसकी ब्लीडिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। और जो औरत फीड कर रही है, याद रखिए उसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हमारे यहाँ औरतें क्यों विटामिन डी डेफिशिएंट है? क्योंकि ना वो प्रेगनेंसी में सही से दूध पी रही हैं, बहुत सी बच्चियाँ दूध नहीं पीती जी, ऐसे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं अच्छा। तो उसका हल क्या है? हल एटलीस्ट ये है कि आप रोज़ाना अपनी विटामिन डी ज़रूर लीजिए, ताकि बच्चे को भी जाए और आपकी अपनी हड्डियाँ भी कमज़ोर ना हो। सही। तो दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी मच नीडेड। अब डिलीवरी के बाद जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको 4-5 महीने शायद पीरियड्स भी उस तरह से रेगुलर नहीं हो रहे होते हैं, फिर मूड आपके स्विंग कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि नई नई होती हैं, आप उससे भी परेशान हो रहे होते हैं। सोसाइटी का, इर्द गिर्द वाले लोगों का रवैया भी समटाइम ना, आप बच्चे को जिस तरह संभाल रहे हैं आपको हर कोई सिखा रहा होता है, बेटी हो गई, हाय तुम्हारी बेटी हो गई, आई मीन दिस ये इज एक बड़ा इशू है। बहुत। फिर इस पे अल्लाह को चैलेंज करते हैं ऐसे लोग, जो आके ये कहते हैं ना, मैं समझती हूँ अल्लाह को चैलेंज करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, कभी घटिया नहीं है, कभी उसको बुरा नहीं जानना चाहिए। खुदा का फैसला बेहतरीन फैसला होता है। बेशक। Who are we to comment कि हाय तुम्हारी एक और बेटी हो गई, हाय तुम्हारा, दिस इज सो रॉन्ग। हमारे यहाँ जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है उसमें ये बहुत बुरी बात है कि लोग बहुत इंटरफेयरिंग हैं। आप ऐसी चीज़ों पे कमेंट करते हैं जो उस बंदे की कब्जे में ही नहीं है, जो अल्लाह की कुदरत थी। बेशक आप अल्लाह से जंग करने के चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ें मेरी ख़ास एक तरह ये मेरा पैगाम है कि हमें सोच समझ के किसी से बात कहनी चाहिए, अल्लाह से जंग नहीं करनी। बेशक बेशक। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर आमना ज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप टेलीफोन कॉल करके कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, हार्मोन इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा इशू रहता है, तो इसका हल क्या होता है? देखिए ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से हार्मोन्स राइज कर जाते हैं जो पहले नहीं थे, वो ग्रेजुअली 1.25 महीने के पीरियड में फॉल कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, नए हार्मोन्स आ जाते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ अक्सर मिक्स कर जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को और बॉटल फीडिंग को। ठीक है। नहीं, मैं तो दिन में 1 बॉटल देती हूँ, 2 देती हूँ। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जी। ब्रेस्ट फीडिंग भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो जब आप इरेगुलर रहते हैं ना, कि कभी फीडर दे दिया, कभी ब्रेस्ट फीड कर लिया, तो इसलिए आपके पीरियड्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अक्सर जो मेजॉरिटी ख़वातीन जो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, एक भी बॉटल नहीं देती, उनमें 2-2 साल पीरियड्स नहीं आते। अच्छा। अल्लाह ताला ने ये एक कुदरती तरीका बनाया है फैमिली प्लानिंग का। कॉन्ट्रासेप्शन बेहतरीन रहती है फर्स्ट 6 मंथ्स में। ओके। अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही है माँ, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में उसके चांस नहीं होंगे कंसीव करने के। लेकिन अगर ब्रेस्ट फीड बॉटल फीड मिक्स कर रही है, जो कि हार्मोनल कंट्रोल से है, तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे और उसमें उसका चांस ऑफ कंसीविंग अगेन हो जाता है। ओके। बच्चियाँ बड़ा घबरा जाती हैं, क्योंकि अक्सर जब पीरियड शुरू हो गए तो आपने कंसीव कर लिया दोबारा, अब वो घबरा जाती है कि अभी तो एक पैदा हुआ, मैं कैसे दोबारा प्रेगनेंसी में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि सिर्फ कोई एक बॉटल भी नहीं। जी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आसान बात नहीं कह रही हूँ। वो हर वक्त कैंगरू इफेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप बाहर जाते हैं, बच्चा साथ, फीड कहाँ करे, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल नहीं करें तो कॉन्ट्रासेप्शन साथ ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, हार्मोन्स ग्रेजुअली सेटल कर जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट 6 वीक्स जो हैं आपके 1.25 महीने का पीरियड, उसमें सेटल कर जाते हैं। जो स्किन चेंजेस आती हैं वो भी रिवर्ट कर जाती हैं। ठीक है। बहुत सी बच्चियों की ब्लैकनिंग हो जाती है, मेलास्मा फॉर्मेशन हो जाती है, स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल करते हैं। अच्छा, वो खत्म हो जाते हैं, वो धीमे पड़ जाते हैं। ओके।
आहिस्ता आहिस्ता करके मेलास्मा ख़त्म हो जाता है। अगर आप आयरन प्रॉपर ले रही थी, ठीक है, अनीमिया करेक्टेड है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर लड़की अनीमिक है तो फिर वो स्टे ऑन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि वेट के बारे में लड़कियां बहुत वो तो कॉन्शियस बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर साहिबा, वो तो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं और आप वेट, और फिर आपको सोसाइटी का भी तो प्रेशर होता है ना डॉक्टर साहिबा, फिर क्या करें? वैसे भी पता क्या है ना, एक्सेसिव वेट इज नॉट गुड। मोटापा Exactly. हेल्थ की निशानी नहीं है, बिल्कुल। आप अपनी बॉडी शेप मेंटेन करें। मैं एक बात हमेशा बच्चियों को समझाती हूँ कि देखें कि गुब्बारे में हम 9 महीने हवा भर के रखें और फिर वो हवा निकाल दें। अब मैं कहूँ कि गुब्बारा वापस अपनी पहली शेप पे क्यों नहीं गया, तो क्या वजह हुई? वो मसल्स लूज एंड लैक्स हो गए। 9 महीने पेट फूला रहा, अब बेबी आउट, तो वो मसल्स जो है ढीले पड़ गए ना, ढीले पड़ गए। उन मसल्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। आपने रेसलर्स को देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, ये स्मार्ट पेट अंदर। हाउ डज इट हैपन? मस्कुलर एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स टोन्ड अप रहते हैं। ठीक। हमारी बच्चियां एक्सरसाइज नहीं करती। डिलीवरी के बाद करनी चाहिए ओह exercise? यस, 100% सी सेक्शन के बाद यस। कितनी देर बाद? देखिए मैं आपको बताऊं, इवन आपके स्टिचेस आउट क्या होने से पहले आप उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कैसी एक्सरसाइज है वो? ऐसी एक्सरसाइज जो आप कर रहे होंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। लंबा सांस खींच के, सांस पेट अंदर करें, उसको टाइट रखें, सांस छोड़ दें। आप सांस लेते रहें लेकिन पेट ढीला ना छोड़ें। ओके। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड किए रखें। जब आप खड़े होकर करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा टाइटनिंग, हिप्स के मसल्स की भी, पेट की भी, एंड यू नो सच अ टोन बिल्डिंग एक्सरसाइज। आप इसको 3-4 महीने कंटिन्यूड रखें, किसी बेल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने इस तरफ आना था, हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है वो बेल्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, बॉडी शेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो क्या नुकसानदेह है डॉक्टर साहिबा? ना मैं थोड़ा सा उसको बहुत फेवर नहीं करती। फॉर रिस्ट्रिक्टेड पीपल यस, यानी खसूसी लोग होते हैं कि जिनमें वो फ़ायदेमंद है। मेजॉरिटी लोगों में क्या होता है कि जब आप बेल्ट लगाते हैं वो इतना टाइट हम मानते हैं कि उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, मसल को जब ब्लड फ्लो कम होगा तो मसल और ढीला पड़ जाएगा। सही। मसल को तो टाइटनिंग में ब्लड फ्लो चाहिए ना, वो अपना पंप एक्शन करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको ब्लड फ्लो चाहिए। तो वो ब्लड फ्लो कम होने से और ढीला हो जाता है। इसीलिए होता है जब तक आपने बेल्ट लगाई हुई, आपका पेट बड़ा स्मार्ट है, इधर बेल्ट निकालेंगे पेट बड़क करके बाहर आ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हल नहीं है। आप अपने मसल की टोन इम्प्रूव करें बाय एक्सरसाइजिंग। ओके। आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल की टोन बेहतर हो जाती है। हाँ, जिन लोगों में एक्सेसिव ओबेसिटी है, यानी बहुत बड़ा पेट है, कुछ खवातीन है कि जो उनका डायबिटीज़ होती है, बहुत बड़ा पेट होता है, लटक रहा होता है, वो उनके अगर सिजेरियन हुआ हुआ है उनके स्कार पे आ जाता है, उसको लिफ्ट अप करने के लिए हाँ वो यूज़ कर सकते हैं बेल्ट। ठीक है। उनके ज़ख्म पे अगर ज़्यादा देर पेट लटका रहा है तो वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी उसकी ब्लड सप्लाई को कम करता है। लेकिन उसको भी बहुत टाइट करके ना बांधें, उसको भी एक हल्का सा लिफ्टिंग इफेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहबा, कुछ लोगों को बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, स्किन डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी क्या हमारी न्यूट्रिशन के हवाले से जो कमी होती है उसकी सूरत में होते हैं कि ये डिप्रेशन भी होता है? अना आई टेल माय पेशेंट्स कि प्रेगनेंसी खाने पीने की बीमारी है। अच्छा। हर चीज़ आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरत में, मैंने आपको कहा ना कि इतनी क़ुव्वत रखी है कि अगर हम प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर चीज़ें, बच्चे ने भी दवा से थोड़ी बनना है, ग़िज़ा से बनना है। बिल्कुल। सिमिलरली बच्चा जब फीड ले रहा है तब भी माँ को फीड और बढ़ानी है अपनी। लिक्विड इनटेक हमारे यहाँ लड़कियों का बंद कर दिया जाता है। पानी ना पीना, ऐसी है। तुम्हारा पेट फूल जाएगा, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। देखा, ऐसे पानी पिया था, इसका पेट फूल गया, इसका वजन बढ़ गया। दैट्स अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा। टोटली रॉन्ग। क्यों? ब्रेस्ट मिल्क में 97% पानी है, 3% सॉलिड है। एक औरत जो 10 रोटियां खाती है उसके मुकाबले में दूसरी औरत जो 10 ग्लास पानी पीती है, 10 ग्लास पानी पीने वाली को ज़्यादा दूध आएगा। आप गाय भैंसों का दूध अब पानी बंद कर दीजिए, उनका दूध खुश्क हो जाएगा। यही बच्चियों के साथ होता है। तो यू सी ये चीज़ें जो हैं इनको हमें पहले से डाइट से कंट्रोल। ये जो डार्क सर्कल्स हैं
ये निशानी है कि बच्ची डिहाइड्रेटेड हो रही है, उसमें हाइड्रेशन कम है, उसका अच्छा। लिक्विड इम्प्रूव कराइए। जब आप उसका लिक्विड इम्प्रूव कराएंगे, हाँ नींद की कमी से भी होता है बिल्कुल। सो इट्स बोथ वेज, आपको दोनों चीज़ों पे माशाल्लाह वही मैंने कहा ना कि फैमिली सपोर्ट्स है। चलो बच्ची थोड़ी देर सो जाए, कोई और बच्चे को देख ले, उसको मतलब परेशानी ना हो कि हाँ मेरी माँ या सास की गोद में मेरा बच्चा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लिक्विड इनटेक सही रखना, लिक्विड में पानी भी आता है, दूध भी आता है, दूध पीने से मना कर दिया जाता है कि नहीं तेरा सिजेरियन हुआ है, तूने दूध नहीं पीना, रेशा पड़ जाएगा। भाई अगर आपके जिस्म के अंदर दूध बन रहा है तो दूध पीने से कैसे रेशा पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इट इज़ सो ऑब्वियस। तो इसलिए ये चीज़ें हमें करेक्ट करनी है। अपने माशरे में जो चंद एक मिथ्स चलती हैं, खाने पीने में सब कुछ खा सकती है एक माँ, क्योंकि उसमें भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बच्चे के लिए नुकसान ठंडा नहीं लेना, है ना, भाई बर्फ वाला ना ले। बर्फ वाला कौन कह रहा है कि आप नहीं, गला खराब ना हो, वो भी यही कॉन्सेप्ट है। जी। बाकी ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट साइंस में नहीं है। हर चीज़ में स्पेशली मैंने कहा लिक्विड का इंटेक। नंबर 2 प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो खून की कमी हुई है उसको ठीक करेंगी, जो मसल्स ढीले पड़ गए उनको बेहतर करेंगी, बेबी को जाएगा। दूध पीने से विटामिन डी, कैल्शियम बच्चे को जाएगा, अपनी हड्डियां मजबूत रहेंगी। लिटरली मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं कि वो अपने बेबी को नहीं उठा सकती कि डॉक्टर साहब मेरी तो रिस्ट नहीं काम करी, मेरी रिस्ट वो इसीलिए क्योंकि वो इनटेक विटामिन डी और कैल्शियम का कम है उनका। जी ऐसे ही है। तो अगर वो लेंगी तो इंशाल्लाह सब सही रहेगा। सही। अल्लाह ने डाइट में सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, वो हमें हमारे इस्तेमाल अपने हाथ करने में, की बिल्कुल ऐसे ही जरूरत है। है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आई थिंक टेलीफोन कॉल्स में कुछ इशू था, तो वी होप कि अब तक वो ठीक हो गया। हमें कॉल्स अब आना शुरू हुई हैं जी, क्योंकि लाइन में इशू था। ज़ाहरा है हमारे साथ। जी ज़ाहरा, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रही डॉक्टर साहिबा से? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस तरह हार्मोन्स बहुत ज्यादा कभी कभार रेज कर जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई हमें फूड की तरफ या किसी और थेरेपी की तरफ रिव्यू करना चाहिए? कोई चीज उसको बैलेंस कर सकती है? हार्मोन इम्बैलेंस हो तो आफ्टर प्रेगनेंसी पूछ रही है कि नॉर्मली पूछ रही हैं? जी, प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। प्रेगनेंसी की बात कर रही हैं आप? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह रही हैं कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर साहबा कुछ पूछना चाहेंगी आप जी इनसे? देखिए हार्मोन्स का मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जी। अच्छा, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन प्रेगनेंसी का है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक, कुछ हार्मोन्स जो है उन प्रिपेयर कर रहे होते हैं बॉडी को लैक्टेशन के लिए, ब्रेस्ट पे असर आ रहा होता है, उसमें ब्रेस्ट में तकलीफ शुरू हो जाती है, उनका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मलिटी। जैसा मैंने कहा मेलास्मा, कुछ बच्चियों को निशान पड़ना शुरू होता है, उनमें आयरन की कमी हो रही है। सो यू नो डाइटरी मैनेजमेंट जो है, अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हैं जिसमें क्या हाइड्रेशन भी है, प्रोटीन्स भी हैं और आपके फ्रेश फ्रूट्स, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने फलों में शिफा रखी है। एंड बिलीव मी कि लोग जो फ्रूट यूजर्स हैं, फ्रेश जूसेस पी रहे हैं कोक पेप्सी के बजाय, they will have healthier skins। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब डॉक्टर्स जो है ना वो प्रेगनेंसी में भी कहते हैं कि आपका पोषण कंट्रोल होना चाहिए। मेरी अपनी मदर इन लॉ कहती थी, मैं जब कहती थी ना, मेरी डॉक्टर कहती ज्यादा नहीं खाना, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। जब भी मैं जाती थी वेट बढ़ा होता था, डॉक्टर साहिबा कहती थी क्यों इतना वेट? तो मेरी मदर इन लॉ कहती थी ये तो कभी कोई डॉक्टर नहीं कहती है, तुम्हारा वेट तो ज्यादा है ही नहीं, हर चीज खाओ। तो प्रेगनेंसी में भी क्या पोषण कंट्रोल होना है? अना बिल्कुल सही बात है। असल में देखो हर चीज बेटे एक लिमिट में है। हाँ। आप कभी भी उससे कम रहेंगे तो नुकसान में, ज्यादा कर देंगे तो नुकसान में। तो लिमिट मेंटेन कर। नॉर्मली जो वेट गेन का एलिमेंट है 2 से 2.5 किलो हर महीने बढ़ सकता है। ठीक है। जब इससे ज्यादा बढ़ रहा है, मेरे पास भी जो आती है लड़कियां और ज्यादा बढ़ा हुआ, तो मैं पूछती हूँ पराठे खा रही हो? जी आपको कैसे पता चला? मैंने कहा बेटे आपका वेट बता रहा है। ये जो एक्सेसिव फैट का इंटेक है, जैसा अगर आप फैट मतलब पराठे खा रहे हैं, पराठा खाना बुरी बात नहीं अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं, हाँ। तो फिर वो ऑब्वियसली आपका वजन बढ़ाएगा ना, वो आपको फायदे के बजाय नुकसान दे रहा होगा।
जो खवातीन, जैसा हमारे गाँवों की खवातीन है या इवन हमारे घरों में जो खवातीन आके काम कर रही फिजिकली एक्टिव है, वो पराठा खाए, उनके लिए जायज़ है, वो आके उसको कंज्यूम कर जाती इसको है। कंज्यूम करना है, ऐसे ये जो बिल्कुल फिजिकली एक्टिव है उसके लिए सही है, जो मेंटली एक्टिव है और वो सिर्फ बैठा हुआ है उसके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि वो ऐड करता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और एक्सेसिव वेट गेन से प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का खतरा ज्यादा, डायबिटीज का खतरा ज्यादा, फिर आप बाद में कहते कि ये उतर क्यों नहीं रहा भाई आपने। अच्छा, और दूसरी बात ये कि डिलीवरी के बाद भी बच्चों को कितना घी खिलाया जाता है, बल्कि पिलाया जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में होता है ना, वो मैं 5 किलो खाता, मैं 10 किलो खाता, हमारे तो यही मुकाबला चलता है। ऐसे ही है। देसी घी समथिंग वेरी गुड, आई फेवर इट, बट देन यू हैव टू कंज्यूम इट। आप उसको बर्न आउट करें ना, इस्तेमाल करें, फिजिकली एक्टिव हो, तो फिर तो सही है। फिर तो सही है जी। कॉलर है हमारे साथ हिना। हिना, क्या पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम ना ऑफिस में या जिम में या रूटीन में हम जो है वो बेल्ट पहनते हैं, क्या खवातीन को इस बेल्ट पहनने के जो आपकी तकलीफ या जिसमें वो टाइट कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक है, बेल्ट पहनने के कोई नुकसान नहीं, ऑफिस में भी पहन लेते हैं, रूटीन में अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं वो भी पहन लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बेल्ट पहन के आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब उतारेंगे तो वो लटक जाएगी। सो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? मैंने अभी इसी बारे में बात की थी कि देखिए ये आर्टिफिशियल सहारा है। वक्ती तौर पे आपको लग रहा है मेरा पेट अंदर हो गया, मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, आपके मसल की ब्लड सप्लाई कम हो रही है। मसल उस ब्लड सप्लाई की कमी से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक हो जाएगा। तो जब आप बेल्ट उतारेंगे और तो मसल ढीला ढाला सा हो जाएगा, आपका पेट और लटका हुआ हो जाएगा। उससे बेहतर है एक्सरसाइज, एक्सर्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। डिफरेंट एक्सरसाइज मौजूद है, अब तो नेट पे इतनी एक्सरसाइज अब आप घर बैठ के देख के कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक एक्सरसाइजेज आर अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज बेल्ट जो है वो वक्ती तौर पे आपने हाँ किसी पार्टी शार्टी में जाना है तो आप पहन लें, बट नॉट एज अ रेगुलर थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलर में आप एक्सरसाइज। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं डिलीवरी के दौरान भी जो आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं? एनेस्थीसिया हो गया या कुछ ऐसी गलतियां जो बाद में प्रॉब्लम कर सकती हैं, आप अगर उनकी निशानदेही करना चाहें? हमारे यहाँ अक्सर जब सिजेरियंस होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं, अच्छा खवातीन बहुत घबरा जाती हैं कि जी कमर में टीका लगा था और उसकी वजह से मेरी कमर में दर्द हो गया। आई एम सॉरी, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगेन। कमर में टीका लगने से दर्द नहीं, वो तो बाल की तरह बारीक सुई होती है, उससे दर्द हमेशा का नहीं रहता। हमारे गलत कमर में दर्द की 10,000 वजूहात हैं। हमारा गलत पोस्चर, हम बैठते ही गलत है, खड़े होते गलत है, मसल्स को अपने इंजर खुद कर रहे होते हैं। फिर दूध की कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से वो मसल्स हमारे वीक हैं, बोन्स वीक हैं। फिर जिनको इन्फेक्शन होता है उनकी वजह से बैक एक रहती है, लोअर बैक एक। तो इट्स नॉट कि उस कमर के टीके से ऐसा हो गया। अच्छा, एक तो ये कि सिजेरियन के दौरान ये सबसे कॉमनेस्ट है कि स्पाइनल में लोग घबराते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऐसी चीज़ होती हो। हमारे यहाँ एक मसला जो यूट्रस का मुंह है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो ग्रेजुअली हर पेन के साथ खुलता है और उसको 10 सेंटीमीटर तक जाना होता है। उससे पहले खातून के पुश करने का फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि पहले से ही घर वाले आके कान में कहते हैं जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगेन। जब तक आपका डॉक्टर ना कहे पुश करने को नहीं करना चाहिए। इससे सर्वाइकल टीयर्स आते हैं, इससे यूट्राइन वीकनिंग हो जाती है, प्रोलैप्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात की जाए तो वो सही है। ठीक हो गया जी। हमारे साथ सोनिया है कॉलर। सोनिया, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आप सलाम। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद ये जो औरतों का पेट लटक जाता है उसके हवाले से बता दें, और लोअर बेली में पेन भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लोअर बेली में पेन भी होती है और पेट लटक जाता है। ठीक है जी, आपको डॉक्टर साहिबा बताती हूँ। जी डॉक्टर ये आफ्टर डिलीवरी की बात जी, करिए। डिलीवरी अच्छा, के बाद। डिलीवरी के बाद यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो पेट में दर्द की वजह, एक होती फौरन दर्द हो रही थी जैसे डिलीवरी के फौरन बाद, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस थी। अक्सर ड्रिप में इंजेक्शन भी ऐसा डाला जाता है जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे और मजबूत हो जाए। दवा भी दी जाती है कि ताकि ब्लीडिंग कम रहे, यूट्रस मजबूत हो। उससे टेम्पररी
कुछ देर के लिए दर्द हो सकती जो खुद ही हील डाउन कर जाती है। अच्छा, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट पेन है तो फिर इन्फेक्शन के लिए ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि खुदा न खास्ता यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं यूटीआई यानी यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। उसके साथ बुखार भी एसोसिएटेड हो सकता है, उसके साथ नोज़िया भी हो सकता है, हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो वो एसोसिएटेड फीचर्स देखने चाहिए। कुछ बच्चियों में कॉन्स्टिपेशन चल रही होती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जैसा हम देसी टोटके हैं कि सौंफ का खाना या सौंफ का पानी लेना, और मैं फिर दोबारा फ्रूट्स पे आऊँगी कि वो फ्रूट्स जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं वो खाए जाएँ, सैलड्स ली जाएँ खुराक में, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। गर्म दूध में शहद डाल के लें, इसबगोल डाल के लें, वो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर देता है। इंजीर वन ऑफ द बेस्ट क्योर्स, आप इंजीर खाएं। इंजीर तो वो चीज़ है जिसके अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो रिलीव रहेंगी। सही। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मैमूना है जी, सवाल कीजिए मैमूना। जी मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा नाम है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन इस फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी टाइम लाइक 5 ईयर्स 7 ईयर्स प्रेगनेंसी नहीं होती, तो क्या इशू है? सॉरी दोबारा पूछिएगा, क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद? जी मैं दोबारा पूछ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ अपने क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी एक बार तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा कंसीव करना बहुत जैसे डिफिकल्टीज होती हैं, इश्यूज आते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपको बताती हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी होगी और उसके बाद दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं? मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, कोई एक बात नहीं है। जैसा अभी सुबह से हम हार्मोनल इम्बैलेंस का जिक्र कर रहे हैं, आजकल पीसीओ बहुत कॉमन है। ये एक प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाता है? प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। ईटिंग हैबिट्स वही रही, जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वेट गेन एक्सेसिव होता जा रहा है, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा। मैंने कहा हर चीज़ हार्मोन से कंट्रोल्ड है, पीरियड्स भी, एग फॉर्मेशन भी, कंसेप्शन भी। तो अगर आपका वो सिलसिला चल रहा है तो वो एक रीज़न हो सकता है। नंबर 2, कुछ लोगों में अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो गया और उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। कुछ लोग डायबिटीज़ डेवलप कर जाते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ की वजह से अगर उनकी प्रोलॉन्ग हो गई डायबिटीज़ और उसका इलाज नहीं कर रहे तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हर शख्स की गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ना, किसकी क्या इशू है, आपकी हिस्ट्री लेकर, तो वो सब चीजें जो हैं वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। काबिल इलाज है ये? ओह यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यस। ठीक है जी, तो फिर इसके लिए आपको जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डॉक्टर साहब ये क्या होता है और क्यों होता है? ये आपने एक ऐसा पर्दा उठा रही हैं कि जिसपे हम कहते हैं छाड़ दो, ड्रामे कर रही है जी। बेटे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है। बहुत सी बच्चियां इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल नहीं कर पाती, स्पेशली वो जिनका या तो फर्स्ट बेबी है या जिनके पास पहले बहुत बच्चे थे और अब एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, फिर दोबारा एक बच्चा, नया बच्चा, नई जिम्मेदारी, हालात अच्छे नहीं, इकोनॉमिकली स्ट्रेसेस हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कोई भी रीजन, केस ना इन माय फैमिली के मेरी हालांकि मुमानी के 5 बच्चे थे ऑलरेडी, सो उनको पता चला जी अच्छा एकदम से फिर प्रेगनेंसी होगी और ट्विंस बेबी थे। सो वो 9 मंथ उनका जो कंडीशन रही ना, वो घर नहीं बैठ पाती थी, पता नहीं उनके साथ कुछ अजीब सी सिचुएशन हो रही थी। सो बड़ा डिफिकल्ट टाइम उनका रहा। तो वो शायद इसी चीज अच्छा ना, मजेदारी की बात है, पहले वक्तों की औरतें 10-12 बच्चे पैदा कर लेती थी और उस वक्त शायद ट्रेंड था, या ये कह लीजिए कि इसको बुरा नहीं जाना जाता था, इकोनॉमिकल बर्डन्स कम थे। अब हम हर चीज़ परफेक्शन में देखना चाहते हैं, हमारा बच्चा बेहतरीन स्कूल में जाए, बेहतरीन लिबास पहने, बच्चे एक दूसरे का उत्तरन भी पहन लेते थे, हमने वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसी वो डिमांड एंड सप्लाई में जब गड़बड़ हो रही होती है, इंसान की जहन उसको कोप नहीं कर पा रहा होता, तो ख़वातीन में चूँकि बच्चा एक एडिड जिम्मेदारी हो जाता है, हर आने वाला बच्चा अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ लेकर आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर माँ का है। माँ ओवरबर्डन होती है। डॉक्टर साहिबा आजकल बच्चियां भी इतनी माँ ने लाडली रखी है ना कि जब वो
खुद बच्ची को लगता है ना कि अच्छा मैं कहाँ पर हूँ, सो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इसकी तरफ जा रही है, इसको मैं नहीं देखना, आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ दे डोंट वांट टू बी कंस्ट्रेंड। यस उनको ये होता है कि नहीं हमें तो फ्रीडम चाहिए। हाँ। हालांकि ये तो आपकी, वही मैंने कहा ना, कुदरत का बेहतरीन तोहफा है जो आपको मिला है। Yes. आपको इसकी कदर करनी है। और ये आपका वो तोहफा है जो आपको इस वक्त तो आप उसमें इनपुट कर रहे हैं, जब आप खुद बुढ़ापे में जाएंगे वो आपको आउटपुट देगा। वो आपका बेहतरीन दोस्त भी होगा, आपका बेहतरीन साथी होगा। तो इसमें जब लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं, इसको पोस्टमार्टम ब्लूज भी कहते हैं। अच्छा तो इसमें होता यही है कि कुछ बच्चियां तो डिप्रेशन में होती हैं कि हाय मुझसे नहीं हो रहा, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, मेरे से बेबी नहीं उठाया जा रहा, मुझसे फीड नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली नए चैलेंजेस है ना। तो इनको तो हमारे इर्द गिर्द वाले लोग कह रहे होते अच्छा यार क्या ड्रामे कर रही है, हमने नहीं बच्चे पाले। So, इसमें भी आसपास वाले लोगों का रोल भी होता है। बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हस्बैंड की सपोर्ट, सास का पॉजिटिव होना, माँ का पॉजिटिव होना, फिर बहनें नंदे, ये सारे जो रिलेशंस है ना, अल्लाह ने कराबतदारी जो है वो इसीलिए रखी है, अकरबा इसीलिए रखे, आपके करीब तरीन होते हैं। ग्रेट। अब देखिए आजकल हम वेस्टर्न सोसाइटी को बड़ा आइडियलाइज करते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है जी, वहाँ नर्सेस घर आती हैं। घर कितनी देर के लिए आती हैं? ऑब्वियसली 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? 24 घंटे का 24 काम। घंटे ऐसे ही है। रात यू को डोंट हैव आपको टू किसी पे की देम जरूरत एनीथिंग, Yes. ठीक है ना, बगैर पे किए मोहब्बत के चंद अल्फाज। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझती हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि इर्द गिर्द के लोग प्यार मोहब्बत से जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना हेल्पफुल सपोर्टिव हो सकते हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। सही। खुदा ना खास्ता यही डिप्रेशन अगर हम इसको रियलाइज़ ना करें, करेक्ट ना करें, बढ़ता जाए, तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। अच्छा यहाँ तक के हालात है। इसलिए सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ना, एक एक शख्स, हर शख्स अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, सही सही। तो ये चीज़ों में से निकला जा सकता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद कब कब आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है? डिलीवरी के बाद गायनेकोलॉजिस्ट पे जाना है। ये सवा हाँ, महीने का ये जो लोगों को नहीं लगता ना कि period है जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जो सवा महीने का पीरियड है उसमें एक तो आपका चेकअप अमूमन आफ्टर 2 वीक्स हो जाता है। अगर स्टिचेस आउट होने तो 1 हफ्ते बाद जाते हैं आप, वरना 2 वीक्स के बाद आप जाते हैं। आप जाके अपना सारा डिस्कस करते हैं कि ब्लीडिंग कितनी हैवी हो रही है। खुदा न खास्ता वो मरीज़ को ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही हो और वो उसको अनीमिया कॉज कर रहा हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि डील किया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके लिए हम गाइड करते हैं। फिर कॉन्ट्रसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में, हम बच्चों को गाइड करें उस वक्त पे कि बेटे सवा महीने के बाद आपको क्या करना है कि आप फ़ौरन प्रेग्नेंट ना हो जाए। कुरान में भी 2 साल दूध पिलाने का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि 2 साल तक का एक गैप अच्छा आ जाए, कॉन्ट्रसेप्शन हो जाए और फिर वो अगली प्रेगनेंसी में एंटर करे। ठीक। उससे आप देखें ना फ़ायदा क्या, माँ अपनी बॉडी को रिज्यूम कर जाती है, बाप की जेब सही हो जाती है और बच्चा जो है कम से कम चलने फिरने के काबिल हो जाता है। अपने वॉशरूम का बताना, खाने का बताना, इतना इस काबिल हो जाता है इससे पहले कि माँ दूसरे बच्चे की तरफ जाए। तो वो बार बार प्रेगनेंसी होना, हर साल नया मॉडल प्रोड्यूस करने में औरत ने चढ़ जाती है बुरी तरह से, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं जी। मियाँ की भी फाइनेंशियल कंडीशन जी खराब। ऐसे ही है, ऐसे ही। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहिबा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि प्रेगनेंसी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत दौर है, उसको पॉजिटिवली गुजारिए। पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर पॉजिटिविटी। आप उसमें जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितना आप बीइंग मुस्लिम्स कुरान की तिलावत जब आप करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोड्यूस करते हैं वो आपके बेबी को भी अफेक्ट करती है, वो फ्रीक्वेंसी आपके बेबी तक भी जाती है। तो आप अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखिए। प्लीज स्टे क्लोज टू नेचर। ग़िज़ा ऐसी खाएं जो नेचुरल चीज़ों पर हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, कोक पेप्सी को रिप्लेस कर लीजिए, स्कंजबीन, लस्सी, मिल्क शेक, गो फॉर सच थिंग्स। जंक फूड को टोटली ज़िंदगी से निकाल दें। आप
अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिनको आप अगर अपना लेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका होने वाला बच्चा भी हेल्दी रहेगा, और अब बात के मसाइल भी आपको बिल्कुल नहीं होंगे अगर आप इंशाल्लाह। नेचर के करीब रहेंगे। वर्ड मेरे ख्याल से किसी डिटेल में ना जाएं। डॉक्टर साहिबा के ये 2 अल्फाज काफी हैं कि नेचर के करीब रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।